Now, today continue with the illustrative cases. But first, I want to give you an illustration कि जब कभी कभी क्या होता है ना, अक्यूज्ड की बॉडी पे इंजरी होती है, आप उसको कैसे डील करेंगे। अभी आप अपने आप को जज की पोजीशन में रखिए। ऑल ऑफ यू आर जजेस राइट नाउ। तो आपके सामने एक केस आता है, प्रोसिक्यूशन कहता है कि जो डिसीज्ड पर्सन है उसका मर्डर अक्यूज ने किया है, अक्यूज्ड की बॉडी पे इंजरीज हैं। वो कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया है और जो डिसीज्ड पर्सन था उसने मेरे पे अटैक किया था। ये सिचुएशन है आपके सामने। फिर अक्यूज्ड एक प्ली लेता है और कहता है कि अगर मैंने मर्डर किया है तो आप ये बताइए कि मेरी बॉडी पे इतनी इंजरीज कैसे हैं। प्रोसिक्यूशन से सवाल पूछता है, प्रोसिक्यूशन जवाब नहीं दे पाता इस बात का। अब ऐसी सिचुएशन में एज अ जज आप क्या करेंगे। अब आपके पास 3 सर्कमस्टेंसेज अराइज हो सकते हैं जहाँ पे प्रोसिक्यूशन ये नहीं बता पाता है कि अक्यूज्ड के ऊपर इंजरीज क्यों हैं। पहला कि अक्यूज ने जो इंजरीज इन्फ्लिक्ट की हैं विक्टिम पे, वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में की हैं। जो विक्टिम जिन इंजरीज से मारा गया है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में है। क्यों? क्योंकि अक्यूज पर्सन की बॉडीज़ पे भी इंजरी है। इससे ये एक क्लियर अराइज हो सकती है, एक ये प्रोपोजिशन अराइज हो सकता है कि अक्यूज पर्सन जो था उस पर पहले हमला हुआ, उस पर जब हमला हुआ तो उसको चोटें लगीं, जब उसको चोटें लगीं तो उसने सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया। उस सेल्फ डिफेंस के एक्सरसाइज में जो विक्टिम था वो मारा गया। ठीक है, डिसीज पर्सन डाइड इन द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इंजरीज इन्फ्लिक्टेड बाय द यूज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बाय द एक्यूज्ड पर्सन। एक ये सिचुएशन अराइज कर सकती है। दूसरी सिचुएशन ये है कि प्रोसिक्यूशन के वर्जन को आप डाउट कर सकते हैं। अच्छा, डाउट कैसे कर सकते हैं? डाउट ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है टू प्रूव द क्रिमिनल चार्ज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन ऑल केसेस विदाउट एक्सेप्शन इन। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो भले ही जो पहला प्रोपोजिशन हमने बताया वो ना अराइज करे, आप एक्सप्रेसली इस कंक्लूजन पे शायद ना आ पाएँ कि अक्यूज ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया, लेकिन आप इस कंक्लूजन में ज़रूर आ रहे हैं कि आपके दिमाग में एक डाउट हो रहा है एज अ जज। अब आप अनश्योर हैं, आप सोच रहे हैं हो सकता है अक्यूज पे हमला हुआ हो और अक्यूज ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया हो सकता है, आप श्योर नहीं हैं। दूसरी सिचुएशन आपके दिमाग में आ रही है, हो ये भी सकता है कि अक्यूज ने विक्टिम पे हमला किया हो तो विक्टिम ने अपनी जान बचाने के लिए इन पे हमला किया हो, पर ये क्योंकि अग्रेसर थे तो सक्सीड कर गए। यू आर नॉट इवन श्योर ऑफ दिस पोजिशन ऑल्सो, पर आपके दिमाग में क्या हुआ, इस नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज की वजह से एक डाउट अराइज कर गया। ये जो डाउट अराइज कर गया है इसकी वजह से आप अक्यूज पर्सन को अक्विट कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्राउंड की भी वजह से भी अक्यूज्ड को आप अक्विट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन हैज़ फेल्ड इन इट्स ड्यूटी टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो पहले प्रोपोजिशन में और सेकंड प्रोपोजिशन में सेम कंक्लूजन आ रहे हैं, दोनों का इफेक्ट अक्विटल होगा। एक तीसरी सिचुएशन अराइज कर सकती है कि वो प्रोसिक्यूशन का केस बिल्कुल ही इफेक्ट ना करे। अच्छा, अब ये कैसे होगा? ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं नेचर ऑफ इंजरीज को देख के। अब इंजरीज कई तरीके की हो सकती हैं अक्यूज्ड के पर्सन पे। अब मान लीजिए माइनर खरोचे हैं उसकी बॉडी पे, सो द इंजरी इज सो ट्रिवियल कि आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मारा जा रहा है वो अपनी जान बचाने के लिए कोई तो एफर्ट करेगा। तो अगर खरोंचें उसकी बॉडी, उसने अक्यूज्ड की बॉडी पे लगा दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही हर कंक्लूजन बन रहा है कि अक्यूज एक्टेड इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये भी कंक्लूजन बन सकता है कि अक्यूज्ड पर्सन was acting as an aggressor and the victim was the person who was trying to save himself in the exercise of right of private defense, पर victim never succeeded in that। तो ऐसे केस में अगर अक्यूज्ड ये सवाल उठाता है कि मेरी बॉडी पे माइनर इंजरी एक्सप्लेन करिए कैसे, तो ऐसी सिचुएशन में आप एज अ जज ये भी कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, और एविडेंस के साथ ही इस एविडेंस को कंसिडर करेंगे। ऑफ कोर्स यू डोंट सी एनीथिंग इन आइसोलेशन। सिमिलरली एक दूसरा केस भी आपके सामने आ सकता है कि इंजरीज जो अफ्लिक्ट हुई हैं
उसका नेचर आप डिटरमाइन करेंगे कि क्या वाइटल पार्ट के आसपास है, क्या जो इंजरीज हैं सुपरफिशियल तो नहीं है। क्योंकि देखिए डाउरी डेथ के केसेस में आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि हस्बैंड के जो हाथ होते हैं, अगर मान लीजिए हस्बैंड डाउरी डेथ कमिट करता है थ्रू यूसेज ऑफ फायर, मान लीजिए अपनी वाइफ को जला रहा है, तो ऐसे केस में पाया जाता है प्रैक्टिकली कि जो माइनर सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं उसके हाथ पे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप तेल छिड़कते या कुछ चीज़ें करते हो तो एक माइनर सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं आपके हाथ पे आते हैं। तो अगर अक्यूज ये ग्राउंड लेने लगा कि देखिए सुपरफिशियल बर्न है मेरे ऊपर, तो आप एक्सप्लेन करिए कि ये कैसे मेरे ऊपर आए, मैंने तो जान बचाने की कोशिश की थी। तो प्रोसिक्यूशन हमेशा ये कह सकता है कि इस इंजरी से ये नहीं दिख रहा है कि आपने जान बचाने की कोशिश की थी, इंजरी इतनी सुपरफिशियल है आपके ऊपर कि ये दिख रहा है कि यू आर द पर्सन who were actually indulging into the criminal act। ठीक है, जब तेल छिड़क रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी आग आपको भी पकड़ ली हो, उससे ये नहीं दिख रहा है आपने जान बचाने की कोशिश की। क्योंकि अगर जान बचाने की आप कोशिश करते तो इंजरी थोड़ी सीवियर होती है, सीवियर नहीं थी इस केस में। ऑफ कोर्स ये इनफ्लेक्सिबल रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये एक रूल ऑफ प्रूडेंस है जो बता रहा हूँ, ये प्रूडेंस है क्योंकि प्रैक्टिकली यही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इनफ्लेक्सिबल रूल ऑफ लॉ ये नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंजरीज फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिटरमाइन होता है कि आप प्रोसिक्यूशन के केस को अफेक्ट कर रही हैं या नहीं। तो ध्यान रखिएगा माइनर इंजरीज जनरली प्रोसिक्यूशन के केस को अफेक्ट नहीं कर सकती। और दूसरी एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, इवन इन द केस जहाँ पे इंजरी ग्रेव है अक्यूज्ड के ऊपर, मान लीजिए अक्यूज्ड के ऊपर इंजरी ग्रेव है, पर बाकी एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने दिखाया उससे ये कंक्लूसिवली साबित हो रहा है कि द अक्यूज्ड पर्सन वाज द एग्रेसर एंड ही नेवर एक्टेड इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में भी नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज विल नॉट अफेक्ट द प्रोसिक्यूशन केस एट ऑल। तो तीन सिचुएशन क्या राइज करती हैं इन अ सिचुएशन में द प्रोसिक्यूशन फेल्स टू एक्सप्लेन इंजरीज ऑन द अक्यूज्ड पर्सन। फर्स्ट, that the accused has inflicted injuries on the members of the prosecution party in the exercise of right of self-defense. That is the first. Second is, it may make the prosecution version doubtful and the charge against the accused cannot be held to be proved beyond reasonable doubt. And the third is, it might not affect the prosecution case at all. ठीक है, ये तीन सिचुएशन अराइज कर सकती हैं। इस प्रोपोजिशन को लेके लक्ष्मी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि inferences to which the failure of prosecution to explain injuries on the accused may give rise to are that the prosecution is suppressing the genesis of the incident, that the witnesses are lying on the material particular, and where there is a defense version of the incident explaining the injuries of the other side, the same is rendered probable. When there is a conflicting evidence of witnesses, the evidence of some being compatible with the inference that the accused may have acted in the exercise of the right of private defense, and that some pointing to the converse conclusion, is a basic principle of criminal jurisprudence that the evidence favoring the accused should be accepted by the courts. It is true that there is no inflexible rule of law that the party which sustained smaller number of injuries is the aggressor, and that which suffers the larger number of injuries is the victim of the aggression. However, more than often it is found that the number of injuries is a very significant circumstances for determining as to who is the aggressor. The rationale on which this principle is founded is that the party which goes to launch the assault would go well prepared and well armed in defense, and therefore naturally would inflict more injuries than that it receives from the other side in its self-defense. So that was the principle. ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज़ नाउ द लॉ ऑफ द लैंड। ये एक रूल्स ऑफ प्रूडेंस है, और जो प्रिंसिपल ले डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे अप्लाई करता है, और डिपेंडिंग कि क्या फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं किसी केस में, वो हो सकता है अफेक्ट करे या हो सकता है ना अफेक्ट करे, ठीक है। बस प्रॉपर प्रिंसिपल्स याद रखिएगा कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ प्रिंसिपल्स, वो कैसे अफेक्ट करते हैं किसी केस को, किन सर्कमस्टेंसेस में क्या आउटकम हो सकता है, ठीक है। तो
ये इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बेसिकली कोर्ट ये मान के चलता है कि जो भी पार्टी अगर मान लीजिए इंजरी इन्फ्लिक्ट करना चाहती तो वो वेल आर्म्ड होगी, और अगर वेल आर्म्ड होगी तो वो ग्रेवियस इंजरीज बड़े आराम से अफ्लिक्ट कर लेगी। तो कोर्ट एक तरीके का टिल्ट रखता है कि जिस पे ज़्यादा इंजरीज हैं वो विक्टिम है, और जिस पे कम इंजरीज हैं वो अग्रेसर है। ठीक है, ये एक टिल्ट है ये, लेकिन बड़े आराम से रिबट किया जा सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैवी एविडेंस देना पड़ेगा या आपको स्टर्लिंग क्वालिटी का एविडेंस देना होगा टू डिस्प्रूव दिस प्रिजम्पशन, या बहुत आराम से डिस्प्रूव कर सकते हैं। और जहाँ पे भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे अराइज हो गए जहाँ पे कोर्ट ये देख सके कि presumptions can be rebutted by considering the new evidence that has been presented by the prosecution or the defense, then in that situation the court will deal with the matter in accordance with the evidence। वो देखेगा कि एविडेंस क्या कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सेट इन स्टोन नहीं होते, ये काफ़ी इलास्टिक होते हैं। तो कोर्ट एक प्रिजम्पशन रख लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे रिबट नहीं कर सकते, आप बहुत आराम से उसे रिबट कर सकते हैं बाय प्रेजेंटिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू और योर एविडेंस, और कोर्ट उसे प्रोबेबिलिटीज़ के टेस्ट पे कंसिडर करेगा और फिर हो सकता है वो आपसे एग्री भी कर जाए। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि क्या 3 सर्कमस्टेंसेस अराइज कर सकते हैं, और हर केस में नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज इतना हार्म नहीं करती हैं प्रोसिक्यूशन को के केस को। लेकिन जहाँ पे इंजरीज बहुत ग्रेव हैं अक्यूज्ड के पार्टी पे, और जो प्रोसिक्यूशन है वो इंजरीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि इंजरीज कैसे हुई, और अक्यूज पर्सन ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली भी ली है, तो हो सकता है कोर्ट टिल्ट कर जाए अक्यूज के फेवर में और ये कहे कि प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन अनेबल टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सो नेक्स्ट इज the next illustrative case that I deal with is State of Gujarat versus Bai Fatima. In this case there were 2 respondents. One was mother and the other was daughter. The deceased person was the brother-in-law of the mother. ठीक है, respondent number 1 का brother-in-law था. So they never had a very cordial relationship. उनके बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। तो एक दिन क्या हुआ, respondent number 1 and respondent number 2 went to the house of deceased और झगड़ा करने लगे। They were armed with sticks. लाठी के साथ गए थे वहाँ पे। जब झगड़ा होने लगा तो नेबर्स आ गए। नेबर्स ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। जब शांत हुए तो जो ब्रदर इन लॉ था वहाँ से जाने लगा। जब वो जाने लगा तो जो मदर थी, मदर ने अपनी टांग अड़ा दी, और रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने जब अपनी टांग अड़ा दी तो ब्रदर इन लॉ गिरा। जब वो गिर गया तो जो डॉटर थी, डॉटर वॉज द रिस्पोंडेंट नंबर 2, डॉटर ने ब्रदर इन लॉ के हाथ पकड़ लिए पीछे से, and respondent number 1 squeezed the testicles of the deceased person with such a great force that eventually the deceased person succumbed to the injuries and died afterwards. After this incident, the respondent number 1 lodged a complaint before police and stated that the deceased person, his wife and her mother-in-law caught hold of her and gave her blows and kicks with sticks, as a result of which she fell down. ठीक है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस केस में ये भी थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि लाठी मेरे सर पे मारी या मेरे मुंह पे मारा, बोला हाथ के आसपास मारा और पैर के आसपास मारा, अराउंड द एंकल्स। तो ट्रायल कोर्ट सॉ थ्रू द लाइज एंड ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड देम। हाई कोर्ट डिसएग्री कर गया ट्रायल कोर्ट से और बोलता है कि देयर माइट बी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द हाई कोर्ट टुक एन ओवरली लीनियंट व्यू और बोला कि हो सकता है उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया हो सकता है। नाउ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ इज दिस, that the court has to act on the basis of evidence, not on the basis of presumptions or on the basis of inferences or suspicions. यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक हाइपोथेसिस क्रिएट की और उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे एक्विटल दे दिया था। तो जो स्टेट थी, स्टेट सुप्रीम कोर्ट पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वाज करेक्ट, कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने जो अपना केस है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन का एविडेंस और प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि सिचुएशन पे क्या हुआ था।
सेकेंड, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को जब हम कंसिडर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली अराइज ही नहीं कर रही। तीसरी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब रिस्पोंडेंट ने पुलिस को कंप्लेंट की तो कहीं पे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मेंशन नहीं था। जब 313 का एग्जामिनेशन हो रहा था उसका, तब भी उसने कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया कि मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया। 313 का एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान या प्रोसिक्यूशन बंद होने के बाद जो कोर्ट है हमेशा अक्यूज से पर्सनली बात करता है और पूछता है कि ये जो एविडेंस आपके खिलाफ है इस पर आपका क्या कहना है। तो एक तरीके से एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है कोर्ट का। तो उस दौरान में भी रिस्पोंडेंट ने नहीं बताया कि मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया। और तो और जो रिस्पोंडेंट थे, जब क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आई तब भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं अराइज की, उस स्टेज पे भी नहीं की, और ना ही किसी तरीके से एविडेंस के बेसिस पे एक बेसिस रखने की कोशिश की फॉर प्ली ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, और बाय एड्यूसिंग डिफेंस एविडेंस, या डिफेंस के किसी विटनेस को बुला लें और उसको प्रेजेंट करके बोल दें, वो बता दें कि इन्होंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर एक्ट किया था, या कोई और एविडेंस दिखा दें जिससे कम से कम प्ली का एक बेसिस बन जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए बर्डन तो अक्यूज्ड पे था, अक्यूज्ड अपना बर्डन नहीं डिस्चार्ज कर पाया। ऐसे केस में जहाँ पे मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पे भी नहीं दिख रहा है कि रिस्पोंडेंट acted in the right of private defense, then there is absolutely no reason to give her the benefit of the right of private defense। और इनका कन्विक्शन अंडर 304 पार्ट 1 पे उन्होंने अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। जो डॉटर थी उसका कन्विक्शन 323 रेडवेज 144 आईपीसी में अपहेल्ड किया था। अब आपको इस पे फोकस किस चीज़ पे करना है? थर्ड पॉइंट पे। देखिए, जनरली प्ली ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ ली जाती है? ये ट्रायल कोर्ट पे ली जाती है जनरली। अगर अपेलेट कोर्ट में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पहली बार लेनी है तो इसका जो मटेरियल है ये ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट के सामने होना चाहिए। अगर आपने एक्सप्रेसली नहीं ली है पर तब भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली अराइज होती है, आइदर इन 313 एग्जामिनेशन, आइदर इन डिफेंस विटनेस, आइदर बाय क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस, इन तीनों में ही अगर अराइज कर रही है किसी भी तरीके से इम्प्लाइड वे में, तो भी आप हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि देखिए मटेरियल ऑन रिकॉर्ड से अराइज कर रही है, इवन दो अक्यूज ने एक्सप्रेसली बोला नहीं था ट्रायल कोर्ट के सामने कि मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहा था। ठीक है, या ये कोई एक्सप्रेस डिफेंस नहीं लिया था वाइल दे एंटर्ड इनटू डिफेंस बिफोर द ट्रायल कोर्ट। तो ऐसे केस में हायर कोर्ट आपकी इम्प्लाइड प्ली ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंसिडर कर सकता है व्हेन इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। लेकिन उस केस में जहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना आपने एक्सप्रेसली ली है ना मटेरियल ऑन रिकॉर्ड से अराइज कर रही है, उस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। सो दैट शुड बी फेयरली सिंपल। जनरल रूल हमेशा याद रखिएगा कि जनरली क्या होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली आपको हमेशा ट्रायल कोर्ट में लेनी होती है। आप अपेलेट कोर्ट्स पे या हायर कोर्ट्स में नहीं ले सकते उसको। अगर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड से मान लीजिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं अराइज कर रही, आप सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट में जाके ये पॉइंट लेना चाहते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर एक्ट किया था और आप ऐसा करिए, एक्विटल मत दीजिए, रीट्रायल ऑर्डर कर दीजिए, एक बार फिर से ट्रायल हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मना कर देंगे, कह देंगे कि जब आपकी प्ली किसी भी तरीके से अराइज नहीं कर रही है, आप पहली बार हमारे सामने आके ये ग्राउंड ले रहे हो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर एक्ट किया था, तो ऐसे तो जुडिशियल टाइम वेस्ट होगा। दूसरी ये चीज़ है कि दिस इज़ एन आफ्टर थॉट। आपने ये जब इंसिडेंट हुआ था तब ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं था, अगर होता तो आप ये फैक्ट्स प्रेजेंट करते कोर्ट के सामने, पर आपने नहीं किए। तो इट मीन्स इट इज़ एन आफ्टर थॉट, द अटेम्प्ट इज़ टू डिले द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और द जनरल प्रिंसिपल इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज़ टू बी टेकन बिफोर द ट्रायल कोर्ट। क्यों? इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होता। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये प्ली किस स्टेज पे ली जाती है, और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस बाय फातिमा का जजमेंट का पॉइंट नंबर 3 ज़रूर याद रखिएगा। इससे आपको ये एक हिंट मिलता है कि किन किन स्टेजेस पे आप इसको आप इसकी फाउंडेशन ले कर सकते हैं।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ना पुलिस के सामने बताया, ना 313 के एग्जामिनेशन में बताया, ना क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसकी कोई फाउंडेशन लिखी। तो मतलब अगर इसका कन्वर्स हम देखें, इसका ठीक उल्टा देखें, तो अगर अक्यूज एक्सप्रेसली प्ली लेता भी नहीं है राइट अ प्राइवेट डिफेंस की, पर 313 के एग्जामिनेशन में मान लीजिए उसने बोल दिया, मान लीजिए डिफेंस विटनेस आके बोल दे, या क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे ऐसे कोई फैक्टर राइज कर जाए, तो हो सकता है कि ये जो प्ली है मटेरियल ऑन रिकॉर्ड से राइज कर जाए और शायद बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है। सो ऑलवेज कंसिडर कि ये जो ग्राउंड्स हैं और ये जो स्टेजेस हैं, दे आर वेरी रेलेवेंट। ठीक है, Now I will tell you about the case of दत्ता गेनू गायकवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस अथॉरिटी है उस बात पे कि मियर वर्ड्स के बेसिस पे राइट अ प्राइवेट डिफेंस अराइज नहीं होता। अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में वल्गर अल्टरकेशन हो रहा है, नो मैटर हाउ हॉट द वर्बल अल्टरकेशन इज, इट डजेंट मैटर। द मियर हॉट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स will not give the parties the right of private defense. It is the assault which gives the reasonable apprehension of any injury, death, etc. That will put the right of private defense into motion, not mere words. Mere words say right of private defense exercise नहीं होता. So the case is पे the leading authority is Datta Genu Gaikwad versus State of Maharashtra. In this case, the victim cracked a very rustic joke, and he asked the appellant that had he not kept buffaloes for drinking their milk, and in return of this question, the appellant, that is Datta Genu, beat this victim so badly, he thrashed him so badly that the victim died in the consequence. वो मर गया. Now, why was this question so offensive? Now, you might be thinking that what is the harm in asking this sort of question, that had he not kept buffaloes for drinking milk? Now, in order to know why this question was very offensive, you need to know the background. Background में क्या हुआ था? What happened 3 months back? A month before, the victim, who was Nagnath in this case, he attempted to outrage the modesty of the appellant's wife. The wife's name was Hirakani, and he tried to eve tease her, and he made sexual advances on the appellant's wife. In return of that, the Datta Genu had that mental state of anger, and when he came to know about this incident, he thought that one day or the other I will beat him so badly that he will never think about outraging the modesty of any woman in the world. So when Nagnath asked the appellant that rustic question, that whether he kept the buffaloes for drinking milk, that was the trigger point. What happened was that this question triggered the memories as to what happened a month before, and it angered the appellant Datta Genu to that level that he mercilessly beat the victim to the point that the victim died in the consequence of the battery that was inflicted by Datta Genu. In law, battery is actually striking the person. ठीक है, assault is showing gesture which gives a reasonable apprehension that battery is about to be committed. ठीक है, law में battery अलग होती है और assault अलग होती है. हम लोग लेमेंस की लैंग्वेज में असॉल्ट का मतलब मानते हैं कि एक्चुअली में स्ट्राइक करना, बट लॉ में एक्चुअली में जब कोई स्ट्राइक करता है तो उसको बैटरी कहते हैं टॉर्ट्स में. क्रिमिनल लॉ में उसको हर्ट कहा जाता है, उसका रूट क्रिमिनल फोर्स में. और जब आप जेस्चर्स दिखाते हैं जिससे लगे कि यू आर अबाउट टू कमिट क्रिमिनल फोर्स, तो उसको असॉल्ट कहा जाता है. द सेम concept is in civil law as well. So remember, what did the Supreme Court held in this case? Supreme Court never gave the benefit of the right of private defense, because Supreme Court said that the interval between the incident and the assault on Nagnath is too long to afford the appellant the benefit of the plea of grave and sudden provocation. This is not one circumstances which even the most charitable can construe to confer the right of self-defense. The appellant Datta Genu is accordingly held liable.
सो रिमेंबर कि ऐसा हुआ क्यों, वाई वॉज दत्ता गेनू कन्विक्टेड. फर्स्ट, जो उसने असॉल्ट की, even though the question that the victim Nagnath posed to the appellant Datta Genu was very offensive, but that by itself never gave the right of private defense, because you know that right of private defense doesn't start on mere words, no matter how bad or how offensive they are. Right of private defense has to start on the basis of reasonable apprehension of assault. Now that is true that the appellant person had this earlier incidents in mind, and due to that he acted the way he did. But Supreme Court said that the interval was too long to give him the benefit of either grave or sudden provocation, जो कि उसने डिफेंस लिया था, और दूसरा ये कि he acted in right of private defense. Supreme Court turned down the plea of both points. उसने बोला कि grave और sudden provocation के लिए जो टाइम इंटरवल है वो ऐसा रीजनेबल होना चाहिए कि जहाँ पे दिख सके कि एक रीजनेबल मैन बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ सोसाइटी ग्रेवली और सडनली ऑफेंड हो जाएगा उतने टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ग्रेव एंड सडन है, ग्रेव और सडन नहीं है. सो द प्रोवोकेशन इज ग्रेव बट द प्रोवोकेशन वॉज नॉट सडन. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा. तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था. तो कोर्ट ने देखा कि जो इंटरवल पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग था असॉल्ट का, जो उसने उसकी वाइफ पे की थी विक्टिम ने. और दूसरा ये कि जब उसने क्वेश्चन पोस्ट किया था दत्ता गेनू को 1 मंथ के बाद, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं था. अगर आप उसी वक्त ऐड कर देते तो हम मान लेते ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट है. या अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईव टीजिंग you beaten this Nagnath, then in that situation also we could have given you the benefit of the right of private defense. But here mere cracking of a restrict question will not give you the benefit of the right of private defense. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा. ये केस प्राइमरली अथॉरिटी किस चीज़ पे है? mere words does not give the right to private defense. सिर्फ शब्दों से right of private defense एक्शन में नहीं आएगा. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्शन में लाने के लिए देयर हैज़ टू बी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ असॉल्ट. इसीलिए मैंने आपको असॉल्ट की डेफिनेशन लेक्चर्स की के शुरुआत में दी थी. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के चैप्टर शुरू करते ही मैंने पहले आपको असॉल्ट की डेफिनेशन दी थी. तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ द असॉल्ट विच गिव्स द एप्रीहेंशन ऑफ आइदर डेथ, ग्रीवियस हर्ट और एनी अदर सर्कमस्टेंसेज दैट हैज़ बीन लेड डाउन इन सेक्शन 100 और 103. ओनली दैट will give you the benefit of right of private defense. ठीक है, mere words will not give you the right of private defense, no matter how violent they are, if the words are very offensive, but it is not coupled with any sort of assault जो कि कोई gesture या preparation दिखाए जिससे एक आदमी ये assume कर सके कि मुझे चोट पहुंचाना चाह रहा है. So in that situation आपको right of private defense नहीं होगा. ठीक है, without assault mere words will not put the right of private defense into action. It is the assault which puts the right of private defense into action. Now next case that I'll tell you is विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. अब इस केस का जो जजमेंट है वो आपके थोड़े जो नोशंस हैं उनके शायद खिलाफ चला जाए. अब इसमें आपको ध्यान रखना है सेक्शन 100 का 5th क्लॉज, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन. ठीक है, इस क्लॉज को ध्यान में रखिएगा. अब मैं आपको इसके फैक्ट्स बताता हूँ. इस केस में क्या हुआ, देयर वाज दिस वन वाइफ, उसकी अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया, एंड ड्यू टू दैट शी वेंट बैक टू हर मैरिटल होम, शी वेंट बैक टू हर पेरेंटल होम एंड शी लेफ्ट हर मैरिटल होम इन एंगर. तो जब वो अपने मायके वापस पहुंची तो फादर ने और उसके ब्रदर ने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों वापस आ गई. तो उसने बताया कि जो मेरे पति हैं वो मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करते, झगड़ा करते रहते हैं एसेट्रा. थोड़ा शिकायत की कि वहाँ पे क्या क्या होता है. और फिर जो लड़की के फादर थे उसने बोला कि अच्छा तुम बेटा यहीं पे रुको थोड़े दिन. तो ये जो वाइफ है इस केस में, इनका एक भाई है, भाई का नाम है विश्वनाथ. ऑलराइट,
ये नाम याद रखिएगा। विश्वनाथ अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो हस्बैंड था, जब काफ़ी दिन बीत गए तो हस्बैंड पहुंचा वाइफ के घर और बोला कि वापस चलो। वाइफ ने कहा मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हस्बैंड ने बोला अगर नहीं चलोगी तो उसके बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंस होंगे। वाइफ जो बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तो जो हस्बैंड था ना उसने उसको पकड़ा और ज़बरदस्ती ले जाने लगा कि चलो, हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। अब जब वो खींचने लगा तो जो वाइफ थी उसने चिल्ला दिया, और जब उसने चिल्लाया तो उसका भाई आ गया स्पॉट पे आया। तो उसने बोला हस्बैंड से कि छोड़ो उसे, वो नहीं माना। और जब वो नहीं माना तो विश्वनाथ ने क्या किया, अपनी जेब से चाकू निकाला और हस्बैंड को चाकू मार दिया। अब जब चाकू मार दिया तो हस्बैंड बेहोश होकर गिर पड़े। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में इनकी मौत हो गई। अब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनका कन्विक्शन कर दिया था। ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अक्विट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब हम सेक्शन 100 को देखते हैं और 5th क्लॉज को देखते हैं जो कहता है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, तो कोर्ट ने बोला ये तो अबडक्शन है, अबडक्शन की कैटेगरी में आता है। क्योंकि व्हाट इज अबडक्शन? whoever by force compels or by deceitful means induces any person to go from one place to another is said to abduct that person। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 100 का 5th क्लॉज सेटिस्फाई हो गया है एंड द अक्यूज्ड विश्वनाथ, द अपेलेंट विश्वनाथ एक्टेड अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड ही शुड बी अक्विटेड। आप ध्यान रखिएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिर्फ अपनी बॉडी के लिए नहीं कर सकते, आप दूसरे की भी बॉडी को बचाने के लिए कर सकते हैं। इन दिस केस विश्वनाथ की तो बहन थी, तो उसने उसको बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ही वॉज फुली विद इन हिट्स राइट्स टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अच्छा, अब आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि सर पर अबडक्शन तो किसी इंटेंशन के साथ कपल्ड विद होना चाहिए तभी पनिशेबल है, क्योंकि अबडक्शन इज नॉट पर से पनिशेबल, इट हैज़ टू बी कपल्ड विद सम इंटेंशन। तो उसका आंसर भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब आप सेक्शन 100 का 5th क्लॉज पढ़ेंगे तो वहाँ पे किडनैपिंग और अबडक्शन लिखा है। ये अलग बात है कि किडनैपिंग पर से पनिशेबल है, अबडक्शन पर से नहीं, बट इट हैज़ टू बी कपल्ड विद सम इंटेंशन जब वो पनिशेबल होता है। पर सेक्शन 100 में तो कहीं लेजिस्लेचर ने नहीं लिखा ना कि अबडक्शन के साथ कौन सा इंटेंशन होना चाहिए, कि वेदर विद इंटेंशन टू मर्डर या रॉन्गफुली कन्फाइन, कहीं भी लेजिस्लेचर ने कुछ नहीं लिखा। लेजिस्लेचर ने बस लिख दिया अबडक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिटरल मीनिंग दी और बोला कि if the word abduction has been used without any further qualification to the effect, then the plain meaning of the legislature had to be given effect to। तो जैसा वर्ड दिया गया हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। जब लेजिस्लेचर ने ही abduction वर्ड पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं डाली है तो हम क्यों डालें? सेक्शन 100 के 5th क्लॉज में क्या लिखा है? इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। अबडक्टिंग के साथ कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, अबडक्टिंग के साथ कोई भी वर्ड एडेड नहीं है, लेजिस्लेचर ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लेजिस्लेचर ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अबडक्टिंग के साथ नहीं डाली है तो हम क्यों डाल लें, तो ऐसे केस में विश्वनाथ को बेनिफिट मिलेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। फिर एक और सिचुएशन थी जो अराइज हुई थी, जब प्रोसिक्यूशन ने बोला कि आप एक बात बताइए, आपको नहीं लगता उस केस में जब हस्बैंड अपनी वाइफ को ले ही तो जा रहा था, वो कौन सा उसे मारने की कोशिश कर रहा था, ऐसे केस में आपको नहीं लगता कि ही हैज़ एक्सीडेड हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली बात, विश्वनाथ ने सिर्फ एक इंजरी की थी और वो जो एक इंजरी थी वो हालांकि एंड में फेटल साबित हुई। विश्वनाथ ने उस इंजरी के बाद कोई दूसरी इंजरी कॉज नहीं की और उसके बाद वो तुरंत उसको हॉस्पिटल भी ले गया। इट मीन्स कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये दिखता है कि विश्वनाथ का प्राइमरली इंटेंशन किल करने का नहीं था, इवन दो द एक्ट रिजल्टेड इन डेथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए और सेक्शन 100 के क्लॉज 5 को देखते हुए अगर विश्वनाथ का इंटेंशन टू किल भी होता
तो भी सेक्शन 100 उसे बचा लेता है इस केस में, क्योंकि उसकी एक्ट प्राइमरली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आ रही है, और उसने किसी भी तरीके से ही हैज़ नॉट एक्सीडेड हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड के हिसाब से आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जज नहीं कर सकते, उसको गोल्डन स्केल में मेजर नहीं किया जाता। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अमजद खान का भी केस रेफर किया था एंड केम टू दैट कंक्लूजन। सो इन दिस केस विश्वनाथ वॉज अक्विटेड, उसे कोई सज़ा नहीं हुई थी। अब मैं एक केस बताता हूँ ननकू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, वो भी क्लॉज 5 पे है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट पे आने के लिए विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कोर्ट किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट भी पब्लिक कंसाइंस के खिलाफ था, पर लॉ के हिसाब से सही था। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था कि एक हस्बैंड थे और एक वाइफ थी। वाइफ का अफेयर चल रहा था अपने नेबर के साथ। तो हस्बैंड जब ऑफिस जाते थे तो वाइफ नेबर के घर पहुंच जाती थी एंड शी स्टेड देयर टिल द टाइम द हस्बैंड रिटर्न। हस्बैंड 5 बजे रोज़ शाम को ऑफिस से आते थे, वाइफ घर पे मिलती थी, उसे कोई शक नहीं होता था। एक दिन क्या हुआ कि हस्बैंड को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली इन ऑफिस कि आपकी जो वाइफ हैं वो जैसे ही आप ऑफिस जाते हैं वो पड़ोसी के घर पे जाती हैं, उन्हीं के साथ रहती हैं और दोनों का अफेयर चल रहा है। तो ऐसे में हस्बैंड को एक प्लान सोचा। उसने सोचा कि एक दिन मैं प्रिटेंड करूँगा मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं तुरंत वापस आ जाऊँगा। तो फिर यूं ही एक दिन उसने प्रिटेंड किया कि वो ऑफिस जा रहा है। जब उसने प्रिटेंड किया ऑफिस जा रहा है तो वो थोड़ी दूर तक गया, फिर रुक गया। कुछ मिनट उसने वेट किया, फिर उसने देखा कि उसकी वाइफ है, नेबर के घर चली गई। फिर वो आया, नेबर के घर पे सीधे घुसा और अपनी वाइफ को बुलाने लगा। जब वो बुलाने लगा तो उसकी वाइफ काफ़ी डर गई। अब उसने सोचा कि अरे तो अब तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तो जब वो चीखने चिल्लाने लगा हस्बैंड नेबर के घर पे, तो जो उसका पैरामोर था वाइफ का, मतलब वाइफ का लवर जो था, वो आया और उसने बोला कि मैं उसे नहीं ले जाने दूंगा। वाइफ भी जाना नहीं चाहती थी उसके साथ। जो हस्बैंड है उसने बाय फोर्स वाइफ को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। पैरामोर ने उसको मार दिया हस्बैंड को। अब जब मार दिया तो ये केस गया कोर्ट्स में। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को कोर्ट करते हुए अक्विट कर दिया था पैरामोर को। इन ननकू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के फैक्ट्स हैं। ननकू को अक्विट कर दिया था और बोला हाई कोर्ट कि इवन द हस्बैंड हैज़ नो राइट to abduct his wife without her consent, and in this case if the paramour Nanku has committed murder of her husband, even though it might be against the public conscience, in the contours of law section 100 clause 5th squarely applies, and hence the accused person Nanku has to be given the benefit of section 100 that he acted in the right of private defense. Now जब आप इस केस को सुनेंगे तो हो सकता है आपकी पर्सनल सेंसिबिलिटीज़ थोड़ा वायलेट हो जाएं। आपको कहे अरे यार ये तो बड़ा एब्सर्ड जजमेंट है। एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, लॉ जो होता है ना इमोशंस पे नहीं चलता है। लॉ के जो पैरामीटर्स हैं वो उन्हीं पैरामीटर्स के हिसाब से चलेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जब पैरामीटर्स जो होते हैं वो हो सकता है कि पब्लिक कंसाइंस को अफेक्ट कर जाएं। कभी कभी आप देखते हैं कि रॉन्गफुल एक्विटल हो जाता है, जबकि आपको शायद पर्सनली लगे कि पर्सन गिल्टी है, पर हो सकता है आप देख लें एक्विटल हो जाए। तो हो सकता है आपकी पर्सनल कंसाइंस वायलेट हो जाए। पर लॉ के कॉन्टोर्स क्या हैं? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए कोई केस प्रूव। दूसरा पॉइंट क्या है जो इस केस से स्पेसिफिक है, ननकू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से? वो स्पेसिफिसिटी ये है कि जब सेक्शन 100 कह रहा है कि 5th क्लॉज में असॉल्ट ऐसी होनी चाहिए विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन, तो ऐसे में जब हस्बैंड ज़बरदस्ती ले जाने लगा अपनी वाइफ को अपने घर पे वापस, और वाइफ नहीं जाना चाहती थी, तो उस केस में अगर पैरामोर ने मार दिया हस्बैंड को तो सेक्शन 100 का 5th क्लॉज सेटिस्फाई हो गया। सो रिमेंबर कि ये जो रूल्स हैं ना लॉ के,
ये कभी कभी ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे आपकी पर्सनल सेंसिबिलिटीज़ काफ़ी वायलेट हो जाएं, बट इवन देन दैट वाज द लॉ। तो विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को कोट करते हुए ननगो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्विटल दे दिया था ननगो को, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। नाउ आई कम टू द पॉइंट ऑफ, ये फाइनल पॉइंट होगा कि क्या एक ट्रेसपासर के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। तो इस पे सबसे लीडिंग अथॉरिटी है पुरान सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल आपको जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि नो वन इंक्लूडिंग द ट्रू ओनर हैज़ द राइट टू डिस्पोजेस ट्रेसपासर बाय फोर्स इफ द ट्रेसपासर इज इन सेटल्ड पोजेशन ऑफ द लैंड। तो ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेसपासर की बात नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये ट्रेसपासर वो इज इन सेटल्ड पोजेशन। सेटल्ड पोजेशन की वर्ड है, ट्रेसपासर हैज़ टू बी इन सेटल्ड पोजेशन, अदरवाइज द ट्रू ओनर कैन यूज एनी अमाउंट ऑफ फोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि द ट्रेसपासर इज इन सेटल्ड पोजेशन ऑफ लैंड, देन ही हैज़ टू बी एविक्टेड बाय द कोर्स ऑफ लॉ। And if he is not being evicted by the course of law and the true owner is using force against him, then what will the trespasser in settled possession do? He is entitled to defend his own possession even against the rightful owner. तो right of private defense even against the true owner के खिलाफ exercise कर सकता है if the trespasser is in settled possession. I will tell you what settled possession is. Then Supreme Court says, but the stray or even intermittent act of trespass do not give right against the true owner. The possession which the trespasser is entitled to defend against the rightful owner must be a settled possession extending over a sufficiently long period and it should be acquiesced by the true owner. हिंदी में आप इसको कह सकते हैं implied consent या मौन सहमति। A casual act of possession would not have the effect of interrupting the possession of the rightful owner. The rightful owner may re-enter and reinstate himself provided he does not use more force than necessary. Such entry will be viewed only as a resistance to an intrusion upon the possession which has never been lost. The person in possession by a stray act of trespass, a possession which has not matured into a settled possession, constitute an unlawful assembly giving right to the true owner, though not in actual possession at the time, to remove the obstruction even by using दी नेसेसरी फोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर सकते हैं और वहाँ पे स्क्वाट करने लगते हैं और उसकी वो पोजेशन सेटल्ड पोजेशन नहीं बनी है, तो उनको अनलॉफुल असेंबली की तरह ट्रीट किया जाएगा और लॉ पूरी पावर देता है ट्रू ओनर को कि उनको आप फोर्स के साथ अवेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ट्रू ओनर की पोजेशन अभी सेटल्ड पोजेशन नहीं बनी है, ठीक है। तो अच्छा, सेटल्ड पोजेशन होती कैसे है? फर्स्ट, ट्रेसपासर के पास फिजिकल पोजेशन होनी चाहिए लैंड के ऊपर फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा लंबा होना चाहिए। सेकेंड इज, पोजेशन जो है ट्रू ओनर की नॉलेज में होना चाहिए, आइदर एक्सप्रेस नॉलेज और इम्प्लाइड नॉलेज ऑफ द ओनर। एंड जो पोजेशन ली है ट्रेसपासर ने वो बिना किसी कंसीलमेंट के ली है, एंड इट includes the element of animus possendi. Animus possendi is that intention to possess the property. ठीक है। The nature of the possession of the trespasser would however be a matter to be decided on fact and circumstances of the case. So it is not a cut and right thing. The court has to see the totality of the circumstances. It has to first consider the period of possession, then it has to consider the intention of the possession, then it has to consider whether the possession was in the knowledge of the true owner or not, and whether the property has been held with the intention to possess or not. Then the next point that the trial court has to consider is that the process of dispossession of the true owner by the trespasser must be complete and final and must be acquiesced by the true owner. And last is, if let us suppose the land is culturable land, मतलब उसमें एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पे क्रॉप्स वॉप्स प्लांट होते हैं, देन एक टेस्ट सेटल्ड पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए ये होगा कि क्या ट्रेसपासर ने उस पर कोई क्रॉप उगाया है या नहीं। इफ द क्रॉप हैज़ बीन ग्रोन बाय द ट्रेसपासर, then even the true owner has no right to destroy the crop by trespasser, crop which has been grown by the trespasser, and then to take forcible possession, in which case if the true owner tries to do that,
he tries to evict the trespasser in a settled possession and tries to destroy his crops, then in that situation trespasser will have the right of private defense and the true owner will have no right of private defense. तो ये एक सिचुएशन अराइज करती है, और ये इसलिए मैंने लास्ट पॉइंट रखा है क्योंकि ये थोड़ा सिविल लॉ पे जाता है, ये प्राइमरली सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे नहीं है. तो सेटल्ड पोजेशन का जो टेस्ट है ना, ये आपको SRA में बड़ा काम आएगा. सेक्शन 6 को डिटरमाइन करने के लिए बहुत यूज़ होता है, और नेचर ऑफ पोजेशन को फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट के लिए भी बहुत यूज़ होता है ये, और सिविल प्रोसीजर कोर्ट में भी नेचर ऑफ पोजेशन को डिटरमाइन करने के लिए ऑफ द ट्रेसपासर ये बहुत रेलेवेंट होता है. तो इसलिए ही मैंने इसको लास्ट पॉइंट इसलिए रखा है बिकॉज इट ओवरलैप्सेस टू मेनी अदर लॉ, और हो सकता है कि पॉइंट बहुत इजीली समझ में ना आए, तो इसलिए मैंने क्रिमिनल केसेस के साथ इसको इंक्लूड नहीं किया था. तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक हर ट्रेसपासर की बात नहीं हो रही है कि अगर मान लीजिए ए ज़बरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी में घुस आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेटल्ड पोजीशन है उसके पास, अभी उसकी पोजीशन सेटल्ड नहीं हुआ, एंड यू हैव द अथॉरिटी टू यूज़ फोर्स एंड एविक्ट हिम बाय फोर्स. लेकिन सेटल्ड पोजीशन तब होती है जब पहली बात तो ट्रेसपासर के पास फिजिकल पोजीशन है थोड़े लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. लेट अस सपोज 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना. ये कोई कट एंड राइट पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिटरमाइन होता है. अगर लेट अस सपोज ट्रेसपासर उस लैंड पे आ गया, बिजली का बिल भी भर रहा है, पानी का बिल भर रहा है, हाउस टैक्स दे रहा है, ये सारी चीज़ें दे रहा है और आपको पता है, तो ये हो सकता है प्रिजम्पशन बना ले कोर्ट कि ट्रेसपासर ऑफ सेटल्ड पोजीशन में. ठीक है, तो इट इज़ डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस. तो फर्स्ट थिंग इज ट्रेसपासर के पास फिजिकल पोजीशन होनी चाहिए, एक्चुअल फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी. कंस्ट्रक्टिव पोजीशन नहीं चलेगी. कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या होती है कि मान लीजिए उसने लैंड पे स्ट्रक्चर खड़ा करवा दिया और स्ट्रक्चर की चाबी रख ली और खुद लैंड पे नहीं है, या खुद उसका कोई एजेंट लैंड पे नहीं है, और अगर मान लीजिए उसने अपनी पोजीशन लेट अस सपोज बाय द यूज़ ऑफ सर्वेंट्स करवाई है, खुद वहाँ पे नहीं है, खुद कहीं और रहता है, ऐसी सिचुएशन में भी एक्चुअल फिजिकल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी कोर्ट नहीं मानेगा इस केस में. एक सिंपल से इलस्ट्रेशन समझ लीजिए, फिजिकल पोजेशन और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में क्या अंतर होता है. अगर आप एक्चुअली में घर पे बैठे हैं, ठीक है, और आप घर को रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो ऐसे केस में आपके पास फिजिकल पोजेशन है. अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और आपने प्रॉपर्टी लेट अस सपोज आप दिल्ली में रहते हैं और आपने प्रॉपर्टी उत्तराखंड में ख़रीदी है, और उत्तराखंड में आपके पास आपके फ्लैट की चाबी है लेट अस सपोज, तो ऐसे केस में आपके पास फिजिकल पोजेशन नहीं है, आपके पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है. ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन है. वैसे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट दिस इलस्ट्रेशन शुड बी सफिशिएंट फॉर नाउ, क्योंकि वरना फिर सिविल लॉ का डिस्कशन होने लगेगा. तो फिजिकल पोजेशन मीन्स एक्चुअली फिजिकली बीइंग प्रेजेंट ऑन द स्पॉट. तो एक्चुअल फिजिकल पोजेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ लॉन्ग इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. सेकेंड इज जो पोजेशन है, इट मस्ट बी इन द नॉलेज आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द ट्रू ओनर, और ट्रेसपासर ने कोई भी अटेम्प्ट कंसीलमेंट का नहीं किया हो और प्रॉपर्टी पोजेस की हो विथ एनिमस पोसेंडी. ठीक है, दैट इज द इंटेंशन टू पोजेस. एंड लेटर द नेचर ऑफ द पोजेशन ऑफ ट्रेसपासर वुड बी द मैटर टू बी डिसाइडेड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. ये देखा जाएगा कि आप कि उस फैक्ट्स में आपने इन्फॉर्मेशन ट्रू ओनर को दी है या नहीं दी है, ट्रू ओनर को पता है या नहीं पता है, और ये भी देखा जाएगा कि जो पोजीशन ली गई है वो विदाउट एनी कंसीलमेंट है या नहीं. अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसा क्यों है, इंटेंशन टू पोजेस इतना नेसेसरी क्यों है. वाई इज़ दी एनिमस पॉसिडेंडी सो एसेंशियल. एनिमस पॉसिडेंडी सो एसेंशियल बिकॉज ऑफ वन रीज़न. आप अगर अपने आप को एक एडवर्स पोजीशन में दिखाना चाहते हैं तो आप ये भी दिखाते हैं कि आप ओनर हैं. ठीक है, इवन दो यू आर अ ट्रेसपासर इन लॉ, अ ट्रेसपासर इन अ सेटल्ड पोजीशन हैज़ टू एक्ट लाइक अ ट्रू ओनर. एक ट्रू ओनर की तरह बिहेव करना होगा. तो अगर आप किसी घर के ट्रू ओनर होते हैं तो आप छुप के थोड़ी ना रहते हैं, आप सबको बताते हैं आप ट्रू ओनर हैं. तो यहाँ पे ट्रेसपासर को भी वैसे ही बताना होगा. ट्रेसपासर को कंसीलमेंट नहीं करना. ठीक है, और जो पोजेशन है वो ट्रू ओनर की नॉलेज में होना चाहिए. तो अगर ट्रू ओनर की नॉलेज में नहीं है, आइदर एक्सप्रेस या एम्प्लाइड, तो ऐसे सिचुएशन में ये नहीं कहा जा सकता कि सेटल्ड पोजीशन के सारे पैरामीटर सेटिस्फाई हो गए, तो सेटल्ड पोजीशन नहीं कहलाएगी.
सो लेट अस सपोज आपका कोई फ्लैट है मुंबई में, आपके पास उसकी चाबी है और किसी तरीके से एक चोर ने कोई पीछे का दरवाज़ा बना लिया है, मेन दरवाज़ा नहीं, अब वो घर रोज़ रात को आता है और आपका घर एक्सेस करता है। सो इन दैट सिचुएशन उसके पास सेटल्ड पोजीशन नहीं है क्योंकि वो कंसीलमेंट में काम कर रहा है। ऑलराइट, लेकिन एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये आपको दिखाएगा कि पोजीशन विच इज़ शोइंग कि द ट्रेसपासर इज एक्टिंग एज अ ट्रू ओनर। कि एक आदमी आता है, आपका एक प्लॉट ऑफ लैंड है, लेट अस सपोज बिहार में, और प्लॉट ऑफ लैंड पे वो अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाता है, फिर वाटर बिल देता है, पानी का बिल देता है, आपका बिजली का बिल देता है, हाउस टैक्स देता है, नेबर से मिलता है, फंक्शंस वहाँ पे कन्वे करवाता है, एंड ही रिसाइड्स देयर एंड ही इज़ डूइंग इट ओपनली, सबको दिखा रहा है वो कि वो क्या कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में उसके पास इंटेंशन टू पोजेस है। और दूसरा, ये जो काम ये जो ओपनली कर रहा है, इट शुड कम टू योर नॉलेज टू। ये इम्प्लाइड नॉलेज में मान लिया जाएगा कि कोई आपके घर पे इतना एक्सप्रेसली रह रहा है और लेट अस सपोज वो काफ़ी टाइम से रह रहा है, क्योंकि ये भी एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है कि ही शुड लिव देयर फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे में लॉ एक इम्प्लाइड नॉलेज मान सकता है कि अगर कोई आदमी मान लीजिए 6-7 महीने या 1 साल या 1.5 साल या 2 साल से रह रहा है आपके यहाँ, तो ऐसे में लॉ मान सकता है कि आपके पास भी इम्प्लाइड नॉलेज होनी चाहिए कि कौन आपके घर पे रह रहा है। तो ऐसे में ट्रेसपासर के पास हो सकता है सेटल्ड पोजीशन हो जाए और आप उसे फोर्स एविक्ट नहीं करवा सकते, आपको लॉ का रिकोर्स करना होगा। ठीक है, ये सेकंड एलिमेंट का इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिया है। तो ये सारे एलिमेंट्स एक टैंडम में काम करते हैं। मैं थर्ड पे आता हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ द ट्रू ओनर बाय ट्रेसपासर मस्ट बी कंप्लीट एंड फाइनल एंड मस्ट बी एक्वेज्ड इन बाय द ट्रू ओनर। तो अब जब ट्रेसपासर वहाँ पे रह रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रू ओनर भी वहाँ पे रहता है। ठीक है, ट्रू ओनर को अपना टाइटल अजर्ट करना, वो ट्रेसपासर को अपना टाइटल अजर्ट करना होता है ट्रू ओनर पे। ट्रेसपासर ये दिखाता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, तभी वो कहलाता है कि वो ट्रेसपासर इन सेटल्ड पोजीशन में है, क्योंकि वो एक एडवर्स पोजीशन साबित करना चाहता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक आदमी रेंट पे रह रहा है, वो रेंट आपको पीरियोडिकली देता रहता है, और जब वो आपको पीरियोडिकली रेंट देता रहता है, आप बीच बीच में जाते हैं, घर पे चेक करते हैं, ऐसे केस में उसके पास एनिमस पॉसिडेंडी नहीं है, बिल्कुल भी इंटेंशन टू पोजेस बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, उसके पास क्या नहीं है, आपका डिस्पोजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो ट्रेसपासर है वो खुद मानता है कि वो ट्रू ओनर है, आपके खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा। ही इज़ नॉट अजर्टिंग हिज टाइटल ऑफ पोजेशन अगेंस्ट यू, वो अपना टाइटल आपके खिलाफ अजर्ट नहीं कर रहा, वो आपको लैंडलॉर्ड मानता है। तो इस केस में भी जो डिस्पोजेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ये पूछने के लिए कि सर मैंने 12 साल ले लिया है, मैं 15 साल ले लिया, क्योंकि वो आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट पढ़ लेते हैं तो उनको पता है कि 12 साल अगर आप मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पे एडवर्स पोजीशन रख लेते हैं तो प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। एक्चुअली वो पूरी तरीके से लॉ पढ़ते नहीं हैं, उनको लगता है कि अगर हमने 12 साल कहीं का रेंट दे दिया तो हमारे पास एडवर्स पोजीशन हो जाती है। ऐसा नहीं होता। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो इसका मतलब है कि आप ट्रू ओनर का टाइटल मान रहे हो, आपका कोई एडवर्स पोजीशन नहीं है। तो ऐसी केस में रेंट ना देने के बाद आप ट्रेसपासर होते हो, लेकिन फिर उसका लिमिटेशन पीरियड उस टाइम से कैलकुलेट होता है जहाँ से आपने रेंट देना बंद किया है। रेंट दे रहे हैं लगातार तो इसका मतलब आप ट्रू ओनर को मानते हैं, आप अपना टाइटल उसके खिलाफ अजर्ट नहीं कर रहे। ऑलराइट, so remember the process of disposition of the true owner by the trespasser must be complete and final and must be acquiesced in by the true owner। तो ट्रू ओनर को मानना भी चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कि चोर अगर मान लीजिए घर पे घुसा और घर से मुझी को बाहर फेंक दिया तो उसका जो पोजेशन है वो सेटल्ड हो गया। नो, अगर मैं वापस घर पे जाता हूँ उसको निकाल के बाहर फेंक देता हूँ तो इट मीन्स आई एम नॉट एक्वेस्ड टू द टाइटल। ये बड़ा सिंपलिस्टिक आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। सो रिमेंबर, ड्यूरेशन लॉन्ग होनी चाहिए, पोजेशन फिजिकल होनी चाहिए, पोजेशन नॉलेज पे होनी चाहिए ट्रू ओनर की, कोई कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, इंटेंशन टू पोजेस दिखना चाहिए, और जो टाइटल जो ट्रेसपासर दिखाना चाहता है इट शुड अजर्ट इट अगेंस्ट द ट्रू ओनर। ट्रू ओनर के खिलाफ अजर्शन बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, आपको सिविल लॉ में बहुत काम आएगा।
जब सेक्शन 6 ऑफ द SRA और लिमिटेशन एक्ट का एडवर्स पोजीशन जब डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे यही प्रिंसिपल दोबारा आते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर मान लीजिए एग्रीकल्चरल लैंड है, तो अगर वहाँ पे क्रॉप्स उगा रहा है ट्रेसपासर, तो ऐसे केस में ये मान लिया जाएगा कि उसका जो इंटेंशन है, उसका इंटेंशन टू पोजेस है। क्योंकि देखिए, जब क्रॉप्स कोई आदमी ओपनली उगा रहा है तो इसका मतलब उसका इंटेंशन टू कंसील नहीं है। ट्रू ओनर भी देख सकता है कि वहाँ पे क्रॉप्स उग रहे हैं। तो अगर मान लीजिए वो सेटल्ड पोजीशन में आ गया और सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड से वो कर रहा है, और फिर अचानक से एक दिन ट्रू ओनर कहता है कि निकलो मेरे लैंड से एंड आई वांट टू एविक्ट यू, और वो फोर्स यूज़ करता है, तो ट्रेसपासर इन सेटल्ड पोजीशन के पास राइट हो जाता है टू यूज़ द प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द ट्रू ओनर। ठीक है, और वहाँ पर ट्रू ओनर के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा ट्रेसपासर्स इन सेटल्ड पोजीशन को एविक्ट करने के लिए। उसको केस इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा कोर्ट में। तो एक डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट इज ट्रेसपासर एक होता है, ट्रेसपासर सिंप्लिसिटर, उसके खिलाफ आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, आप कहीं से भी उसको बाहर फेंक सकते हो। दूसरा होता है ट्रेसपासर इन सेटल्ड पोजेशन। तो ट्रेसपासर इन सेटल्ड पोजेशन जो है, उसको एविक्ट करने का राइट आपके पास नहीं होता। इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको कोर्ट के पास जाना होगा। ठीक है, वो कोर्ट के पास पावर है एंड द कोर्ट विल डिटरमाइन दैट। सो वेयर अ ट्रेसपासर एंटर्स अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, the person in whom the right of possession is vested, while the trespasser is in the process of acquiring possession, he may turn the trespasser out of land by force, and if in doing so he inflicts such injuries on the trespasser as are warranted by the situation, he commits no offence. His action would be covered by the principle of self-defense under section 96 to 105 of the IPC. Whom I am talking about? When the trespasser enters upon the land of another, or who is in process of acquiring possession but his possession has not become settled yet. But if on the other hand the trespasser has already accomplished his possession and the person with the right of possession has acquiesced in its accomplishment, then this is not open to the latter, that is the true owner, to avail himself the doctrine of self-defense, and by inflicting injuries on the trespasser in settled possession, he is not acting in the right of private defense. In fact, he will be liable for the individual offenses that he will commit. ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब एक केस हुआ था, उसमें एक अक्यूज ने एक लैंड का पोजेशन ले लिया और बहुत टाइम से उस लैंड की पोजेशन में था। वहाँ पे वो बाजरा उगाने लगा। अचानक एक दिन जो ट्रू ओनर था वो स्पॉट पे पहुँचा, और स्पॉट पे पहुंच के झड़प हुई, उसने काफ़ी इंजरीज कॉज की। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रू ओनर के पास हैड एम्पल टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। जब विक्टिम की पोजेशन सेटल्ड हो गई थी तो उसको जाना था कोर्ट, और कोर्ट से एविक्शन ऑर्डर लेना था, पर उसने नहीं लिया एविक्शन ऑर्डर। यहाँ पे ट्रू ओनर हिमसेल्फ इज लायबल फॉर कमिटिंग क्रिमिनल ट्रेसपास एंड मिसचिफ बाय टेकिंग फोर्सिबल पोजेशन ऑफ द लैंड बाय अपरूटिंग द क्रॉप्स, एंड ही विल नॉट हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो अगर अक्यूज पर्सन वहाँ पे जाते हैं एक ट्रेसपासर इन सेटल्ड पोजीशन के पास, उसको एविक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसने क्रॉप्स उगाए, उसके क्रॉप उखाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, और फिर ट्रेसपासर वो इज़ इन सेटल्ड पोजीशन उसको ज़बरदस्ती वहाँ से एविक्ट करवाते हैं बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, और इंजरीज इन्फ्लिक्ट करते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे में ट्रू ओनर विल बी लायबल फॉर हिज इंडिविजुअल एक्ट्स, क्योंकि उसके पास टाइम, बिकॉज ही हैड द टाइम टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज़, दैट इज़ द कोर्ट इन दिस केस, एंड ही नेवर यूज दैट। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ पुरान सिंह में हुआ क्या था। फैक्ट्स मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, मैं ज़्यादा लीगल टर्म्स नहीं यूज़ करूँगा, जैसे मॉर्गेजी और मॉर्गेजी राइट्स, क्योंकि कई लोग जिन्होंने शायद ना पढ़ा हो तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं सीधे प्रॉपर्टी राइट्स की बात करूँगा। तो एक साइड पे थे अपेलेंट्स पुरान सिंह, दूसरी साइड पे थे कंप्लेनेंट्स। ठीक है, तो अपेलेंट जो थे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दी थी। एक तरीके से सोच लीजिए वो डेप्ट को रिवर, उन्होंने अपनी संपत्ति गिरवी रखवा दी थी, तो मॉर्गेज पे उन्होंने दी। अब जब मॉर्गेज पे उन्होंने दी तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉर्गेजी से उन्होंने रिडीम करवा ली पैसे देके,
पर कंप्लेनेंट कहता है कि मॉर्गेजी से इन्होंने रिडीम नहीं करवाई है, मैंने मॉर्गेजी से मॉर्गेज राइट खरीद लिए, मतलब मैंने प्रॉपर्टी को पोजेस करने के राइट्स उसी मॉर्गेजी से खरीदे हैं जिसको अपेलेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, ठीक है, प्रॉपर्टी के राइट्स बेचे थे, मॉर्गेजी राइट्स दिए थे उसको, उसी से मैंने प्रॉपर्टी के राइट्स खरीदे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि दोनों में झगड़ा हो गया, ये लोग वापस चले गए। पुराण सिंह जो थे, जो अपेलेंट्स हैं, ये लोग अपना वहाँ पे फसल उगाने लगे, ठीक है, फसल उगाने लगे, वीट क्रॉप वहाँ पे लगाने लगे और अपना जैसे पोजीशन के अंडर काम करना चाहिए वो करते रहे। अब वहाँ पे उस स्पॉट पे उनकी सेटल्ड पोजीशन थी। फिर जब वो वहाँ पे क्रॉप्स उगा रहे थे एक दिन, तो वहाँ पे कंप्लेनेंट पार्टी खूब सारे लोगों के साथ आए, सबके पास वेपन्स थे और वहाँ पे झगड़ा हो गया। झगड़े में डिस्प्यूट के दौरान 2 लोग मर गए कंप्लेनेंट की साइड से। तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन हुआ अपेलेंट्स पे, जो कि पुराण सिंह और अदर्स थे। अब जब ये सारा सिचुएशंस डिटरमाइन हुए तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने बोला कि जो पुराण सिंह एंड अदर्स हैं ये ट्रेस पासर थे। अब ये ट्रेस पासर्स थे तो इनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिल्कुल भी नहीं था, ये हाई कोर्ट ने सीधे बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वही प्रिंसिपल्स जो मैंने अभी आपको बताए थे वो सारे बताए, फिर बोला कि जो अपेलेंट्स हैं उनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था प्रॉपर्टी का, क्योंकि जब वो क्रॉप्स लगा रहे थे, जब वो लंबे समय तक प्रॉपर्टी के पोजेशन में थे और वहाँ पे डिस्प्यूट सिविल नेचर का था जो क्रिमिनल नेचर का बन गया। अगर कंप्लेनेंट को लगता था कि मॉर्गेजी राइट्स उसने खरीद लिए हैं और पोजीशन उसके पास होनी चाहिए तो उसे कोर्ट जाना चाहिए था, पर वो कोर्ट नहीं गया, उसने फोर्स यूज़ की, फोर्स से पुराण सिंह और उन लोग को भगाने की कोशिश की और उन पे अटैक किया। अब अटैक के दौरान पुराण सिंह और उसके साथियों ने रिटेलिएट किया, उसके चक्कर में कंप्लेनेंट पार्टी के 2 लोग मर गए। तो इसमें गलती बिल्कुल भी पुराण सिंह की नहीं है, पुराण सिंह और उसके साथियों के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था। सुप्रीम कोर्ट ने सारे पैरामीटर्स देखा कि पुराण सिंह लंबे टाइम के लिए प्रॉपर्टी की पोजीशन में थे, वो सेटल्ड पोजीशन में थे, इवन दो अगर वो ट्रेस पासर इन सेटल्ड पोजीशन पे भी कहे जा सकते हैं तो भी उनका जो पोजीशन था ट्रू ओनर के खिलाफ था। इट वाज विदाउट एनी कंसीलमेंट, वो कुछ छुपा नहीं रहे थे, सबको दिख रहा था वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे क्रॉप्स उगा रहे थे। इट वाज विटनेस्ड बाय एवरीवन, ही वाज बिहेविंग एज अ ट्रू ओनर, इन दैट सिचुएशन ही वाज इन सेटल्ड पोजीशन। और ऐसे में पुराण सिंह एंड हिज men acted in the right of private defense and they are accordingly given the benefit of the right of private defense. So that was the fact of this case. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी वही वार्निंग्स दोबारा रीइटरेट की, जिसको बताने की ज़रूरत नहीं कि गोल्डन स्केल्स पे मेजर नहीं किया जा सकता, कंप्लेनेंट पार्टी डेडली वेपन्स के साथ आई थी। अगर हम मान भी लें कि पुराण सिंह ट्रू ओनर नहीं है तो उसके ही एज अ ट्रेस पासर इज़ इन सेटल्ड पोजीशन। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कंप्लेनेंट को ये लगता है कि उसके पास प्रॉपर्टी के राइट्स थे तो वो कोर्ट में जाके इस्टेब्लिश करता, क्योंकि उसने मॉर्गेजी राइट्स खरीदे थे। अगर उसने वो राइट्स खरीद लिए थे तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जाके अपने राइट्स इस्टेब्लिश करता। उसने अपने राइट्स नहीं इस्टेब्लिश किए, राधा ही चोज टू यूज़ फोर्स। सेक्शन 99 क्या कहता है, जहाँ पे यू हैव टाइम टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज़, वहाँ पे यू डोंट हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पुराण सिंह को अगर हम ट्रेसपासर भी मान लें अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट, तो ही इज़ नॉट अ ट्रेसपासर सिंप्लिसिटर, ही इज़ अ ट्रेसपासर इन सेटल्ड पोजीशन। In that situation, the complainant had to go to the civil court to get a judgment and a decree in his favor and evict the appellants through the use of court procedures. But he never chose to do that. Instead, he chose to use force. In that situation, Puran Singh and his friends had the right of private defense against the complainant party. And due to that, if unfortunately it caused death of 2 members of the complainant party, the Puran Singh and others have acted under right of their private defense. Alright, so these were the few points about the right of private defense. I think primarily I have dealt with all of the illustrative cases that applies on section 100 and section 103 and others. I think
these points should be fairly clear to you. And I just want to remind you about the principles that I think I told you last time as well, that under the case of criminal trespass, you cannot exercise right of private defense to the extent of causing death. आप death से short कोई भी harm कर सकते हो, but criminal trespass simpliciter पे you cannot cause death in the protection of property. ये बात याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत सारे केस लॉ से निकलता है, और क्रिमिनल ट्रेसपास ज़्यादातर ओपन लैंड के केसेस में होता है. अब क्रिमिनल ट्रेसपास अगर हाउस ब्रेकिंग बन गया या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट बन गया, देन द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट. ठीक है, इफ़ इट इज़ कवर्ड अंडर 103, देन इट विल बी कंस्ट्रूड कि द राइट शैल एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ. बट रिमेंबर दिस सिचुएशन, क्रिमिनल ट्रेसपास सिंप्लिसिटर में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू causing of death. That was it. Primarily, you read the study notes, and in case of any confusion that may arise, you may always contact me. अब I will start giving you practical questions regarding it. मैं अब आपको practical questions दिया करूँगा जो important topic से deal करेंगे. जैसे ये सब substantial topic हैं, तो आपसे ये तो मैं पूछूंगा कि इसके elements क्या हैं, फिर मैं आपको कुछ facts दूंगा अपने manufactured किए हुए, एंड देन यू हैव टू गिव अ जजमेंट ऑन दोज फैक्ट्स खुद से, कि आपको लॉ अप्लाई करना है और उन फैक्ट्स को जज करना है. इससे क्या होगा ना, यू विल हैव द कैपेसिटी टू प्रॉब्लम सॉल्व. ऐसे आपको केस समझने में भी आसानी होगी, केस सॉल्व करने में भी आसानी होगी, एंड यू विल नो हाउ टू अप्लाई द लॉ. ठीक है, सो आई थिंक दिस वीक आई विल बी गिविंग यू द असाइनमेंट्स विच आर प्रैक्टिकल इन नेचर. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. विल मीट यू टुमारो.